गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की है, सामाजिक विज्ञान की 7वीं वर्कशीट है 11 तारीख की। टॉपिक है हमारा व्यापार से साम्राज्य तक। हम लोग इससे पहले भी वर्कशीट में देख चुके हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब वो कुछ और भी झगड़े कर रहे हैं, कुछ नीतियाँ चला रहे हैं। जैसे कि इन्होंने सहायक संधि चलाई। सहायक संधि क्या होती है? इसमें अगर आपने इस संधि को मान लिया तो आपकी सेना आपके राज्य में नहीं रहेगी और आपके ऊपर एक बंदा निगरानी के लिए रख दिया जाएगा जिसका नाम रेसिडेंस होता है, और ये ब्रिटिश कंपनी का होगा और खर्चा इसका आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है उसमें। बक्सर की लड़ाई 1764। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। मतलब अपना एक नुमाइंदा इन्होंने हर जगह भेज दिया, जैसे कि विभीषण, कि वहाँ की खुफिया चीज़ें बताता रहे और उस वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कंपनी के लिहाज से प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस कौन बैठाया जाएगा, ये सब कुछ अब कंपनी ही तय कर रही है। तो हम लोग कहाँ रह गए उसमें? कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य होता नजर आ रहा है। कई बार कंपनी ने रियासतों पे सहायक संधि थोप दी, जो भी मैंने बताई। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। मतलब कि सेना वो लोग देंगे हमें और उसका रखरखाव का पैसा हमें दिया जाता था। हम देंगे, मतलब भारतीय लोगों के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई थी। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते हैं तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वह सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी के आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीने गए। आप देख सकते हैं कि सहायक संधि के जरिए जो है ये बाउंडेशंस लगा करके अंग्रेज जो हैं हम पे कब्जा और ज़्यादा करना चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ के काफ़ी क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिए। ये तो था अप्रत्यक्ष टेढ़ी लड़ाई, छुप करके लड़ाई वाली। अब आती है सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्ति अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। मतलब सामने भी लड़ने को वो तैयार हो गए। इसमें से हम दो उदाहरण यहाँ पर ही देखते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799, ये उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है। जैसे शासकीय शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मतलब कि जो मैसूर है उस रियासत के अधीन है चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची। ये काफ़ी महंगे व्यापार हैं देखा जाए तो। आप अगर काली मिर्च खरीदने जाओ तो आपको पता चलेगा कितनी कितनी महंगी मिलती है, और चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है। महंगी चीज़ों का व्यापार था और जिसमें हम देखते हैं कि मैसूर रियासत नियंत्रण करके बैठी हुई थी। तो ऐसे में कंपनी को कहीं ना कहीं चाहिए भाई पूरा कंट्रोल लेना। मांगेगी वो तो कंट्रोल, वो तो हर तरीके से भारत को जो है पूरा लूट खसोट करना चाहती थी, पूरा कब्जा करना चाहती थी कंपनी। देखिए आगे क्या होता है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से, बंदरगाह का मतलब होता है वो इलाका समुद्र का जहां पर आकर के जहाज रुकते हैं, सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, व्यापार होता है, कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात के लिए रोक दिया। अब टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर की रियासत ने कंपनी को कहा ऐसा है कि आप यहाँ पर निर्यात नहीं करेंगे। ठीक, कम सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। वो अच्छे से समझ गए होंगे कि ये व्यापार तो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कब्जा ही कर रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी के साथ व्यापार पर रोक लगा दी। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उन्होंने फ्रांस के लोगों के साथ कंट्रोल अपना बढ़ाया कि भाई हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे कब्जा कर रही है, हम दूसरी कंपनियों से भी बात कर सकते हैं। उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मतलब उनकी हेल्प से अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया।
ठीक। अब आपको क्या लगता है जब टीपू सुल्तान ये सब करेगा तो अंग्रेज गुस्सा नहीं होंगे? सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। एक लड़ाई 67 से 69, 67 से 69 के बीच में, फिर 80 से 84, 90 से 92 और एक 99 में लड़ाई हुई। ठीक। श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि वही संधि है कि आपके राज्य पर आपकी सेना नहीं होगी, ब्रिटिश अपनी सेना रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी और उस कंपनी जो सेना रखी जाएगी उसका रख रखाव आपको ही करना होगा। इस तरीके से सहायक संधि हम देखते हैं मैसूर में भी आ गई। अब देखते हैं मराठों से इनकी क्या लड़ाई चली। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और करने लगी और खत्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि जो भी कंपनी को लगता था कि ये मेरे लिए खतरा है वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1961 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, हालकर, गायकवाड़, भोसले इस तरीके के अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राजमंडल के सदस्य थे। मतलब कि ये सारे के सारे सिंधिया, होलकर ये सारे राजवंश थे और इनमें पेशवा सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था और इनका अपना एक राजमंडल जो हुआ करता था जिसके सदस्य होते थे। तो राज्य मंडल के अकॉर्डिंग ये शासन यहाँ पे कर रहे थे। ठीक। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। सिंधिया जी और नाना फडणवीस। फडणवीस आपने सुना होगा पहले भी नाम इनका। एक के बाद एक कई युद्धों के बाद कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसको कोई जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर का जो इलाका जो था, दिल्ली सहित काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों के हिस्से चला गया। पहली लड़ाई हुई जिसमें कोई नहीं जीता। दूसरी में क्या हुआ, आगरा और दिल्ली का हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और एंड में हम देखते हैं तीसरे युद्ध में मराठाओं की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पे भेज दिया गया। मतलब कि उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उन्हें जहाँ भेज दिया गया वहाँ सिर्फ उनको एक सैलरी दी जाने लगी। अब विंध्य के दक्षिण के क्षेत्र में हम देखते हैं पूरे क्षेत्र पर कंपनी का ही नियंत्रण हो चुका था। शुरुआत में हमने देखा सहायक संधि के थ्रू इन्होंने कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने जो 3 युद्ध करे थे इसके थ्रू मराठों पर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया। चलिए अब वर्कशीट के ऊपर चलते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? इसमें आप यहां से बता सकते हैं। यह आपका आंसर नंबर 1 है कि ये सारी चीज़ें जो सहायक संधि थी, रेसिडेंस को जो वहाँ पर रखा गया, ठीक, उसके जरिए इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। ओके, आप एक चीज़ इसमें बताएंगे सहायक संधि और दूसरी आप बताएंगे रेसिडेंस। ये दोनों चीज़ आप इसमें बताएंगे। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपना प्रतिनिधि रखा, रेसिडेंस। ठीक, ये सब आ जाएगा। रेसिडेंस जो है ये अफसर तय करना चाहते थे, ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा कई बार सहायक संधि भी थोप दी जाती थी और जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे सेना रखने का अधिकार नहीं मिलता था। तो आप यहाँ से अपना आंसर ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 आंसर बड़ा होगा क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला हुआ? आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, यहां तक ये आपका आंसर नंबर 2 कि मालाबार तट पर होने वाले लाभकारी व्यापार जो मैसूर के हाथ में थे, उस जो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी कंपनी,
उसको रोकने का काम, उसके निर्यात को रोकने का काम सुल्तान ने करा और स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी से व्यापार करने के लिए मना कर दिया। इस काम से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गई। ठीक, आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? तो आप यहां से नाम ले सकते हो, सिंधिया से लेकर के आपका यहां तक आंसर, ये आपका आंसर नंबर 3 है कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले ये सारे राजवंश थे और इन लोगों में सर्वोच्च पेशवा होता था, इनका अपना राज्यमंडल होता था, सैनिक प्रशासनिक प्रमुख होता था जो कि पुणे में रहता था। ठीक, तो आपका आंसर 3 यहां से यहां तक। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन कर लिया? ठीक, अब इसमें आपको सारी चीजें इसमें डालनी पड़ेगी। यहां से आप शुरू करेंगे। ठीक, पहला युद्ध 1782 से लेकर के यहां से लेकर के पूरा कुचल दिया गया, बल्कि आप पूरा ही आंसर कर लीजिए। ठीक है, पहला से लेकर के नियंत्रण हो चुका तक आपका आंसर नंबर 4 आएगा। इसमें आप बताएंगे कि तीनों युद्ध लड़े गए और किस तरीके से अंग्रेजों ने उसको जो है कानपुर से हटा करके पेशवा को बिठूर भेज दिया और पूरा भूभाग कंपनी के नियंत्रण में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कंपनी अपने फायदे के लिए सहायक संधि का इस्तेमाल कर रही है, रेजिडेंट का इस्तेमाल कर रही है। जहां पर इन दोनों से भी काम नहीं चला, उसने युद्ध किए और मराठों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।